मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। 8 अक्टूबर के हैं दोस्तों। ये पहला आर्टिकल होगा कि आत्मनिर्भर जो भारत हमारा प्लान था, बेसिकली मोदी जी का जो एम था, जिसके अंदर हम लोग सब कुछ इंडिजीनियसली डेवलप करना चाहते थे, उसी को लेते हुए दोस्तों एक रिपोर्ट यहाँ सामने आई है, जहाँ पे हमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो मिलिट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हैं वो पता लगती है। उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा कि आखिर भारत की इस टाइम पे कंडीशन क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके। फिर दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल रहने वाला है वो रहेगा नोबेल पीस प्राइज़ में दोस्त 2022 का जिसे मिला है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं, आपको कुछ यहाँ पे हम लोग पीस जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस मेंटेन करती हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। किस तरीके से मैं बता दूँ आपको बेलारूस यहाँ पे इंटर रिलेटेड आता है, क्या काम करे हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। एंड दोस्तों लास्ट हमारा जो आर्टिकल रहेगा जिसके अंदर हम लोग जो गाम्बिया है वहाँ पे अभी डेथ रिपोर्ट हुई है, क्योंकि कुछ आप कह सकते हैं बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे कफ सिरप ली जो कि इम्पोर्ट हुई थी इंडिया से, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे एडमिट भी हैं। तो देखने वाले हैं कि क्या है वो पूरा केस, जो कि हमें पता लगता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आप लोग ज़रूर से पूरा देखिएगा। और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो इसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन बता दूं मैं, इस टाइम पे आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है, आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ की जो प्रिपरेशन है ये चालू कर सकते हैं। एनरोल नाउ कीजिए, नोट्स वगैरह प्रोवाइड होंगे आपको, 0% की EMI भी अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोग के लिए अगर आप लोग की बार कोड स्कैन करते हैं तो जो जीएस है उसका जो डाउट ब्राउज फीचर है ये आप लोग अवेल कर पाएंगे। मतलब कि आप लोग यहाँ पे इजीली अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे विद स्टेप वाइज वीडियो सॉल्यूशन। तो इस बार आपको ये कुछ देखने को मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद भी होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आत्मनिर्भर इन डिफेंस, ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया तो आता है, साथ में काफ़ी सारे और देश भी आते हैं, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा यहाँ पे आप कह सकते हैं रिपोर्ट आई है, जहाँ से हमें इन सभी देशों के बारे में, जो भी हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कंट्री है, उनके एक्सपोर्ट रैंक, उनकी इंपोर्ट रैंक, लार्जेस्ट सप्लायर कौन है, उनका मिलिट्री स्पेंडिंग क्या है, स्पेंडिंग रैंक क्या है, ये सब पता लगता है। ओके, अगर आप लोग यहाँ देखते हैं जो ये टेबल दिया हुआ है, इससे हमें बहुत ईजिली पता लग पाएगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम आता है। तो ये सब वही देश हैं जिनकी यहाँ पे पूरी रैंकिंग बताई गई है। अगर आप लोग देखेंगे तो एक्सपोर्टर रैंक जो है वो भारत की चौथे नंबर पे आती है और इम्पोर्टर रैंक पहली आती है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है हम लोग रशिया से ही इम्पोर्ट करते हैं, ओके, सप्लायर है बेसिकली। और हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है दोस्तों वो लगभग यहाँ पे 76,598 है। ओके, अब ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस बार की जो रैंकिंग आई है उससे हमें पता लगता है। ओके, देखिए इंडिया की रैंक जो है वो 4th आई है 12 इंडो पैसिफिक इन नेशंस में इन द सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरी आप कह सकते हैं स्टडी थी ये इसी मंथ आई गई है बाय द सिपरी। सिपरी क्या है दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी तरफ से ये आती है। और दोस्तों इन्होंने आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो ग्लोबल सिक्योरिटी होती है उसके तौर पे इस पूरी लिस्ट को जारी करा है। चाइना ने दोस्तों टॉप करा है, फिर जापान सेकंड रैंक पे आता है और साउथ कोरिया थर्ड पोजीशन पे आता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो आता है आपके 8th पोजीशन पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे किन बेसिस पे यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिकेटर थे जिनके बेसिस पे इनकी ये रैंकिंग दी गई है। पहला है आर्म प्रोक्योरमेंट। देखिए इंपोर्ट की बात यहाँ पे होती है, लाइसेंस और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसके बारे में कि किस प्रोपोर्शन में बेसिकली गवर्नमेंट टोटल यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती है मेजर कन्वेंशनल आर्म्स का। फिर दोस्तों आता है आपका आर्म्स की इंडस्ट्री कैसी है। तो देखिए अगर स्टडी के बारे में बात करें तो 5 लार्जेस्ट जो आर्म कंपनीज़ हैं हर एक कंट्री की, उसको देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि उस पूरी कंट्री के अंदर उन जो कंपनीज़ हैं उन्होंने कितनी सेल करी थी उस जिस भी ईयर का निकाल रहा है उस टाइम पे। दोनों ही सेल्स होती हैं दोस्तों यहाँ पे, डोमेस्टिक या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। फिर दोस्तों आता है हमारा थर्ड जो कि होती है अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स, या फिर आप कह सकते हैं जो सी इक्विवेलेंट ड्रोन्स होते हैं उनके बारे में। देखिए इसके अंदर आपके यूएसवी आते हैं, पहला तो हो गया अनक्रूड सरफेस व्हीकल, फिर दोस्तों हो गया आपका यूयूवीबी अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल। तो ये दोनों ही आते हैं और इन दोनों को ही देखा जाता है आखिर किस तरीके से जो आप कहते हैं कंट्री है वो एंगेज है इनके डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेके, कि उनके लिए मतलब जो नए नए यहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं इनके लिए बेसिकली कंट्री क्या कर रही है।
ओके, देखिए 12 कंट्रीज़ जो दोस्तों आई हैं इसके अंदर, जिनके पास हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है हमारे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, ओके, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम आता है। अब अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे बांग्लादेश का नाम नहीं है, ओके, काफ़ी सारे और भी देश हैं आप लोग देखे होंगे, तो क्यों नहीं है नाम इनका? तो देखिए सबसे पहला रीज़न यही है कि यहाँ पे पहले ही बता दिया कि ये वो देश हैं जिनकी यहाँ पे हाई आप कह सकते हैं मिलिट्री है, ओके, और इसी वजह से आप कह सकते हैं इन सब में छोटे छोटे देशों का नाम नहीं लाया गया, श्रीलंका वगैरह भी इसके अंदर नहीं लाया गया। इंडिया की दोस्तों रैंक सेकंड आती है इंपोर्टर आर्म्स में भी हमारे आर्मिड फोर्सेस का 2016-20 के अंदर, और इंडिया हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स ऑफ कंप्लीट फॉरेन मेजर आर्म्स, जिसके अंदर आपके काफ़ी सारे आप कह सकते हैं आते हैं, जिसके अंदर आपके लाइसेंस और कंपोनेंट्स हो गए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के भी। तो आप मान सकते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड हैं, बेसिकली बाहर के देशों से जो चीज़ें आ रही हैं उन पे डिपेंड होते हैं। देखिए टोटल जो वॉल्यूम है हमारे प्रोक्योरमेंट 2016-20 की, उसके अंदर 84% था जो कि हमने फॉरेन से लिया है, और डोमेस्टिक आर्म दोस्तों मात्र 16% था। अभी की स्टडी जो है वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट आर्म्स जो सेल्स है वो लोकल फर्म से मिली है, और हाई लेवल के लाइसेंस प्रोडक्शन जो है वो भारत में देखने को मिले हैं। इसी की वजह से जो भारत की पोजीशन है ये 4th नंबर पे आई है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत और डाउन जाता और हमारी पोजीशन और ख़राब हो सकती थी। ओके दोस्तों, तो ये था पूरा आर्टिकल जहाँ पे हमने देखा कि आखिर किस तरीके से पूरे हमारे भारत देश के अंदर इस टाइम पे काफ़ी आप कह सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी वजह से हमारी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 4th रैंक आई है। ओके, अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का लेके। देखिए दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया गया है आप कह सकते हैं जेल्ड बेलारूस के एक सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, ओके, जिन्होंने यहाँ पे राइट ऑर्गेनाइजेशन में काम करा रसिया और यूक्रेन दोनों में ही, और फोकस करा था रशिया जो वॉर थी यूक्रेन में उसके बारे में। ओके, अब देखिए दोस्तों मैं बताऊं कि नोबेल जो कमेटी है उन्होंने चूज़ करा, विनर मेड अ स्टेटमेंट, और ये मिलता है हमें केंथ रूथ के बारे में जो कि एक फॉर्मर हेड थे ह्यूमन राइट वॉच के। ओके, ये दोस्तों मैं बता दूँ जब 17 बर्थडे था प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का, उस दिन यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड हुई। फिर दोस्तों अगले आते हैं आपके एलिस, ओके, ये आप कह सकते हैं जेल में है सिंस 2021, और ये एक वोकल क्रिटिक रहे पुतिन के एलाई के प्रेसिडेंट जो अलेक्जेंडर थे बेलारूस के उस टाइम पे रहे। ये चलाते हैं दोस्तों मेमोरियल दोस्तों वहाँ की एक रशियन सिविल राइट ग्रुप है, और इसे शट डाउन कर दिया गया बाय पुतिन। एंड सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज़ को इज़ अ यूक्रेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि डॉक्यूमेंट करता है पूरे तरीके से एलिगेशन वॉर क्राइम्स बाय रशिया इन यूक्रेन। ओके, देखिए दोस्तों नोबेल ने यहाँ पे आप कह सकते हैं बताया कि जो पीस प्राइज़ है उसके जो लॉरेट्स रिप्रेजेंट करते हैं सिविल सोसाइटी में अपने ही होम कंट्री के अंदर, दे हैव फॉर मैनी ईयर्स प्रमोटेड द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, तभी जाके आप कह सकते हैं उन्हें ये प्राइज़ मिल रहा है। साथ ही दोस्तों उनकी आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स, उनके काम इस चीज़ को लेके ह्यूमन राइट्स के अब्यूसेस पे अगेंस्ट उसके खड़े होना, अब्यूज़ ऑफ पावर के अगेंस्ट उसके खड़े होना, और कहीं ना कहीं साथ में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। नॉर्वेगियन आप कह सकते हैं जो नोबेल कमेटी है उन्होंने बताया कि उनके कंसिस्टेंट एफर्ट्स किसके फेवर में, ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ के फेवर में, एंटी मिलिट्रिज्म के फेवर में, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ लॉस के फेवर में काम आते हैं, और तब जाके डिसाइड करते हैं कि आखिर किसे ये प्राइज़ मिलने वाला है। अगर बात करें एलिस के बारे में जो कि बेलारूस में है, उनके बारे में बताऊँ मैं तो 1995 के अंदर मैं बता दूँ कि उन्होंने फाउंड करा बेलारूस ह्यूमन राइट ग्रुप, व्यासना नाम है जिसका, स्प्रिंग, ओके, और उनके हिसाब से दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि बेसिकली एक फंड रेजिंग पेज है पेट्रॉन में भी। ये डिफेंड करता है ह्यूमन राइट्स को, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, एक्सपोज करता है वायलेंस वगैरह को। साथ साथ दोस्तों इन्होंने आप कह सकते हैं पूरी जो अपनी लाइफ है उसे लगा दिया, डिवोट कर दिया प्रमोटिंग डेमोक्रेसी और पीसफुल डेवलपमेंट उनकी होम कंट्री के अंदर बेलारूस के अंदर। ओके, 60 साल के दोस्तों ये एक्टिविस्ट हो गए जिन्हें जेल किया गया 2011 में, ओके, फॉर एवेडिंग टैक्सेस, और चार्ज किया गया दोस्तों ओके उन पे जो कि उन्होंने डिनाई करा। उन्हें रिलीज़ किया गया 2014 के अंदर। बिफोर दोस्तों इनका यहाँ पे दोबारा से ये अरेस्ट हो जाते हैं 2021 में, जब ये यहाँ पे मास पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहे थे मिनिस्क के अंदर अगेंस्ट इलेक्शन दैट अपोजिशन एक्टिविस्ट सेड, ओके, उसके खिलाफ ये यहाँ पे एक्टिविस्ट दोबारा से कर रहे थे जिसकी वजह से फिर से इन्हें जेल हो गई। ओके, एक बार बताऊँ मैं आपको तो जो लुकाशेंको जो है जो कि पहले और ओनली प्रेसिडेंट रहे बेलारूस के, ओके, अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर, जिन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया था बेसिकली लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप।
ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्लोजली अलाई रहे पुतिन के भी, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो वॉर थी उसे चालू कर दिया और ऑफर करा कंट्री के टेरिटरी को टू दी रशियन ट्रूप्स फॉर लॉन्चिंग अटैक्स इनटू यूक्रेन। जो रशियन यहाँ पे मिसाइल लॉन्चर्स दोस्तों ये स्टेशन होते थे बेलारूस की टेरिटरी के अंदर, और जो सोल्जर्स थे वो फॉट करते थे अलॉन्ग साइड रशियन ट्रूप्स। ओके, ये सब हमें देखने को मिला है। जो यहाँ पे आपकी व्यासना होगी, इसने स्टेट करा मिशन को एज वर्किंग टू बिल्ड अ जस्ट एंड फ्री सोसाइटी और इंश्योर करा राइट्स ऑफ ऑल विदाउट एक्सेप्शन। 7 मेंबर की दोस्तों आप कह सकते हैं ये थे व्यासना के, जो कि आप कह सकते हैं जिन्हें जेल हुई, जो डिफेंड कर रहे थे आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स को बेलारूस के अंदर। अपने होम और ऑफिसेज ऑफ व्यासना में एक्टिविस्ट और वॉलंटियर्स को यहाँ पे सर्च करा गया काफ़ी बार, और साथ साथ यहाँ पे काफ़ी बार उनका इंटरोगेटेड भी लिया गया, डिटेन करे गए थे दोस्तों काफ़ी सारे जो लोग यहाँ पे काम करते थे व्यासना के अंदर उनको भी, तो काफ़ी कुछ उनके साथ बुरा हुआ। अगला दोस्तों ग्रुप आता है हमारा मेमोरियल ग्रुप ऑफ रशिया। देखिए दोस्तों जो मेमोरियल ग्रुप है इसे एस्टेब्लिश करा गया बाय ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग दी गार्बेचू ईयर्स ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोरिका। ओके, अमंग द फाउंडर्स 1975 नोबेल प्राइज लॉरेट्स एंड्री सैखरोव और रशिया जो मैथमेटिकल हैं स्वेतलाना के द्वारा। ऑब्जेक्टिव यही था दोस्तों कि कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं पीस उसी पूरे रीजन के अंदर अंडर जोसेफ स्टेलिन। जो नोबेल कमेटी है उसने नोट करा फ्राइडे को कि जो मेमोरियल है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मेमोरियल इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट कन्फ्रंटिंग पास्ट क्राइम्स इज इनिशियल प्रिवेंटिंग न्यू वंस। जो कमेटी है उसने कहा कि यहाँ पे ये कोलैप्स करेंगे, जब ये कोलैप्स हुआ बेसिकली सोवियत यूनियन का, उसके बाद मेमोरियल बढ़ा और वो बना लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन रशिया के अंदर। इस्टेब्लिश होता है दोस्तों इसका सेंटर, डॉक्यूमेंट करता है विक्टिम्स ऑफ जितने भी आते हैं स्टैलिनिस्ट एरा के। ओके, कंपाइल करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल आप कहते हैं ऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन जो होते हैं रशिया में, उन सभी के खिलाफ ही खड़ा होता है। ड्यूरिंग द चिकन वॉर्स मेमोरियल गैदर्ड एंड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अब्यूसेस एंड फॉर क्राइम्स बाय रशियन या फिर प्रो रशियन फोर्सेस। 2019 के अंदर दोस्तों जो हेड ऑफ मेमोरियल्स थे ब्रांच इन चिकचिन्या नेटेलिया ने कहा बेसिकली उन्हें उनके काम के लिए मार दिया गया था। द क्लोजर्स बिकम इफेक्टिव इन द फॉलोइंग मंथ बट द पीपल बिहाइंड मेमोरियल रिफ्यूज टू बी शट डाउन। अब ये कमेटी ने ये बात बताई थी, कौन सी कमेटी? आपकी नोबेल कमेटी ने ये बोला कि इतना फोर्स होने के बाद भी मेमोरियल ग्रुप में मना कर दिया कि हम जो है अपना जो आप कह सकते हैं काम इसे नहीं रोकेंगे। अगला दोस्तों आता है हमारा सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज़ के बारे में यूक्रेन में ही। जो सेंटर है दोस्तों इससे फाउंड किया गया कीवी में 2007 के अंदर विद द एम कि हम लोग जो एडवांस कर सकें ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को यूक्रेन के अंदर। एक स्टैंड लिया गया दोस्तों जो कि स्ट्रेंथन करता है यूक्रेनियन सिविल सोसाइटी को और प्रेशर करता है अथॉरिटीज़ को कि वो यूक्रेन में आप कह सकते हैं पूरे तरीके से फुल फ्लेज डेमोक्रेसी पे काम करें। जैसे ही दोस्तों रशिया का इन्वेजन होता है फरवरी 2022 के अंदर, सेंटर यहाँ पे एंगेज करता है खुद के एफर्ट्स को कि आइडेंटिफाई कर सके और डॉक्यूमेंट कर सके रशियन वॉर क्राइम्स को अगेंस्ट दी यूक्रेनियन सिविलियन पॉपुलेशन के द्वारा, और कोलैबोरेशन करता है दोस्तों अपने ही साथ कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर ये काम ये करते हैं। ओके, तो ये आप कह सकते हैं 3 आप कह सकते हैं जिनके अंदर पहला आपका हो गया एलएसजी जो कि 60 साल के हैं और ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं बेलारूस से। फिर आता है आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेमोरियल नाम से है। एंड दोस्तों आपकी अगली ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज़ का। ओके, आई होप कि इन तीनों को ही आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है और इन्हें क्यों यहाँ पे प्राइज़ मिला है बेसिकली। अब विनर का चूज़ कैसे हुआ? तो देखिए नोबेल पीस प्राइज़ जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं देखा जाता है, जियोपॉलिटिकल चूज़ रहती है बेसिकली, चॉइस बेसिकली पूरे वेस्ट में। अभी जो रीज़न इस बार है वो ये रहा कि जो चॉइस है काफ़ी सारे जो रॉयलिस्ट हैं उनका ये मानना था कि पॉलिटिकली कुछ यहाँ पे कंटेंटियस रहे, और जो वर्ड पीस है वो खुद में ही हमें यहाँ देखने को मिला। महात्मा गांधी जी को बेसिकली आप मानते हैं माना जाता है पीस के लिए, और काफ़ी सारी कमेटी जो है वो उन्हें भी देखती है। जो विनर है पीस नोबेल के वो चूज़ करके बाय द कमेटी ऑफ 5 पर्सन जिन्हें उन्होंने पहले सेलेक्ट करा था नॉर्वेज पार्लियामेंट में। ओके, ये सेलेक्ट हुए थे। अब इसके अंदर 343 आपके कैंडिडेट आए थे जिसमें 25 इंडिविजुअल और 92 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी इस प्राइज़ के लिए। और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो रहे दोस्तों रिकॉर्ड वो 2016 का था जिसके अंदर 376 नॉमिनेशन आए थे। अमंग एलिजिबल नॉमिनेटर जो थे वो मेंबर उसके अंदर नेशनल असेंबली या फिर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो सोविन करती है खुद के, और साथ साथ जो हेड ऑफ स्टेट है उनको देखती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और पार्लियामेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हेज के अंदर मैं बता दूं कि उसके हिसाब से ही ये चीज़ें चेक करी जाती हैं कि किन्हें यहाँ पे ये प्राइज़ मिलने वाला है और किन को नहीं मिलने वाला है। ओके, आई होप कि अब आपको पता लगा होगा कि आखिर जो नोबेल प्राइज़ है ओके ये किस तरीके से पीस वाला जो प्राइज़ है ये कैसे बटा है 3 लोगों में और उनको कैसे ये चीज़ें मिली हैं।
तो ये आर्टिकल दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। अगला आर्टिकल आता है कि इंडिया मेड जो है सिरप, उसकी वजह से जो गाम्बिया है वहाँ पे डेथ आई है। देखिए WHO ने इशू करा एक अलर्ट अबाउट 4 यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप है उनके बारे में, ओके, जो कि बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन चारों ही कफ सिरप के अंदर एक्यूट किडनी इंजरी होने की दिक्कतें हो सकती हैं। 66 जो डेथ हैं दोस्तों वो वेस्टर्न जो अफ्रीकन नेशन है गाम्बिया वहाँ पे देखा गया। अब ये 4 सिरप जो हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये चारों ही सिरप जो हैं दोस्तों ये सोनीपत हरियाणा जो फार्मेटिकल है, बेसिकली मिड इन फार्मेटिकल्स बेस्ड काम करती हैं। अब क्या हुआ है गाम्बिया में, देखिए जुलाई के अंदर जो कंट्री है उसके जो एपिडेमियोलॉजी हैं और जो डिजीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने इन्फॉर्म करा एक सडन इंक्रीज इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन एजेज जिनकी 5 महीने से लेके 4 साल की है, कि उन्हें यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। बाय अगस्त दोस्तों यहाँ पे 32 केस आए जिसके अंदर 28 डेथ रिपोर्ट करी गई। लोकल मीडिया ने दोस्तों ये सारी बातें बताई हैं। बेसिकली दोस्तों गाम्बिया ने रिपोर्ट करा है कि जो 4 सिरप हैं जो कि यूज़ करते हैं फीवर के लिए, कफ के लिए, एलर्जिक कोल्ड के लिए, ओके, उनकी से कुछ हमें देखने को मिला है। तभी जो WHO है उन्होंने भी कहा कि जो लेबोरेटरी एनालिसिस आया है सैंपल्स का वो ये बोलता है कि जिससे कहीं ना कहीं प्रेजेंस है दोस्तों अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल एज कंटेमिनेट्स। ओके, अब ये क्या है डाईइथाइल ग्लाइकोल और या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल? देखिए दोनों ही केमिकल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेट्स हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सॉल्वेंट जो कि यूज़ होते हैं सिरप्स में। टॉक्सिक है दोस्तों ये ह्यूमंस के लिए और कहीं ना कहीं ये रिजल्ट करते हैं एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, इनएबिलिटी टू पास यूरिन, इन सब की दिक्कतें होती हैं अगर हम इन्हें आप कह सकते हैं कंज्यूम करते हैं तब। 2020 के अंदर दोस्तों 17 यहाँ पे बच्चे थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी आप कह सकते हैं जिनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने कंज्यूम करा था सिरप जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ डाईइथाइलिन ग्लाइकोल था। क्या हमें इसकी दिक्कत हो सकती है? तो देखिए ऐसा नहीं है। ये चारों जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, एक्सपोर्ट करी जाती हैं, मात्र आप कह सकते हैं गाम्बिया में, वो इंडिया में आप कह सकते हैं नहीं भेजी जाती हैं। उन चारों के पास भारत के अंदर मैन्युफैक्चर या फिर सेल करने की परमिशन नहीं है। ओके, बस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। ना ही आप कह सकते हैं इन चारों ही ड्रग्स में से कोई भी डोमेस्टिकली सोल्ड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल दोस्तों जो कंपनी है वो यहाँ पे स्पेशल परमिशन लेगी कि वो मेडिसिन बना सकेगी विथ स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सपोर्ट कंट्री अपने दिमाग में रखते हुए, क्योंकि उनके बाद ये करेगी जब उन्हें यहाँ पे परचेज ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद ही। अब ये जो सिरप है ये भारत में क्यों नहीं बेची जा रही है? तो देखिए जो ड्रग रेगुलेटरी है एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई दोस्तों 2020 के उसको लेके तब ये बोल दिया गया जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तब तक सस्पेंशन रहेगा भारत के अंदर आप कह सकते हैं इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने का। और ये जो सिरप है दोस्तों ये एक्टिव फार्मेटिकल इंग्रेडिएंट API के साथ काम करती है, कंप्लीटली दोस्तों मिक्स करती है अपने सॉल्वेंट को, और आप मान लीजिए जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन होता है वो भी। API जो है दोस्तों वो आप कह सकते हैं ऐसी पैरासीटामॉल भी होगी जो कि आप कह सकते हैं आती है इसके अंदर, और कंटेन करती है 4 सिरप जो कि किसी भी तरीके से वाटर सॉल्युबल नहीं है। ओके, पूरी तरीके से मैं बताऊँ आपको तो इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल रहता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है वो अवेलेबल रहता है 2 वेरिएंट के अंदर। पहला होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल यूज़ पे और अगला होता है आपका फार्मेटिकल यूज़ पे। जो सस्पेंशन है दोस्तों वहाँ पे ये है कि हमें किसी भी तरीके से प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की नीड नहीं है अगर हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को दिखाना है तब। ओके, और जो लिक्विड बेस्ड यहाँ पे आपको चीज़ें वो देखने को मिली है जिसके अंदर आपका हो जाता है CMS, ओके, कार्बोक्सी मिथाइलिन सेलुलोज, ओके, जो कि आप कह सकते हैं कोई भी रिस्क नहीं रखता है कंटेन 2 आप कह सकते हैं कंटेमिनेट्स का। भारत की इंडियन अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं ऐसे इंसिडेंट के बाद? तो देखिए 29 सितंबर को पता लगता है, ओके, तब उसके बाद जो हमारी CDSCO है मतलब कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी, स्टेट अथॉरिटीज़ से भी बात करी बेसिकली, और आप कहते हैं उस सेम बैच को ही आप पूरे तरीके से टेस्ट के लिए भेज दिया गया। वहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करा, जो पूरा एक बैच है उनका उसको पूरा भी एक्सपोर्ट नहीं करा गया। जो प्रपोर्शनेट है दोस्तों एक्शन लिया गया तुरंत ही, और जो कंपनी है उसे सस्पेंशन दे दिया गया उसके लाइसेंस को कि वो ड्रग को अब एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती। फार्मेटिकल एक्सपर्ट जो है दोस्तों CM गुलाटी जी उन्होंने भी आप कहते हैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बताई कि इंपोर्टिंग कंट्री जो है उसको बताना चाहिए, बेसिकली टेस्ट करना चाहिए मेडिसिन को बिफोर रिलीज़ करने से पहले। इंडिया की जो टेस्ट है यहाँ पे वो किस तरीके से ये रहती है, इंडियन अथॉरिटीज़ का भी काम है कि वो टेस्ट करे कंट्री को एक्सपोर्ट करने से पहले। तो दोनों ही तरह से दिक्कतें जो हैं वो बताई गई हैं। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है दोस्तों इन्होंने आस्क मतलब पूछा बेसिकली WHO से कि वो शेयर करेगी रिपोर्ट ऑन अ कैजुअल रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन देगी कि जो सिरप है क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं डेथ हुई, उसकी वजह से सारी जो रिपोर्ट है ये सामने आएगी, उसके बाद ये लोग कोई एक्शन लेंगे। तो इस टाइम पे ये चल रहा है कि जो कंपनी है उसकी तरफ से उसके सभी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है, ना वो इंपोर्ट कर सकती है, ना वो एक्सपोर्ट कर सकती है, ना डोमेस्टिकली बेचेगी, ना ही फॉरेन में बेच सकती है। तो ये सब हमें पता लगता है अभी का न्यूज़ के बारे में। आई होप कि आपको पता लगा होगा कि आखिर किस तरीके से जो ये प्रॉब्लम्स है ये हमें देखने को मिली है। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई नई चीज़ आप लोग चाहिए तो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी
लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।